खबर आई कि केरल की नर्स निमिषा प्रिया को जीवन दान मिल गया है। यमन में उनकी मौत की सजा रद्द हो गई है। इसका मतलब निकाला गया कि बहुत जल्द निमिषा प्रिया की घर वापसी यानी कि वतन वापसी, भारत वापसी हो सकेगी। दरअसल न्यूज एजेंसी पर इंडियन ग्रैंड मुफ्ती के ऑफिस के हवाले से बयान आया था कि यमन में निमिषा प्रिया की सजा को रद्द कर दिया गया है और उसी के बाद हर जगह यही बात होने लगी। हालांकि विदेश मंत्रालय या यमनी सरकार की तरफ से ऐसी कोई जानकारी औपचारिक तौर पर नहीं आई, इसीलिए ये आधिकारिक मानना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। इससे पहले आपको याद होगा 16 जुलाई का वो दिन जब उन्हें मौत की सजा दी जानी थी, लेकिन उसे कुछ वक्त के लिए टाल दिया और उसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाई ग्रैंड मुफ्ती ने, जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। लेकिन एक बार फिर से अब निमिषा प्रिया की बात होने लगी है। कौन है निमिषा प्रिया, इनके बारे में क्या जानकारी सामने आई है, क्या इन पर इतना संगीन आरोप है कि अब उनकी मौत की सजा को टालना बहुत मुश्किल हो गया है, इस वीडियो के जरिए मैं आपको बताती हूँ। देखिए, निमिषा प्रिया 37 साल उनकी उम्र बताई जा रही है, केरल की रहने वाली है और वो यमन में नर्स का काम करती थी। निमिषा प्रिया ने यमन में साल 2015 में स्थानीय व्यक्ति, और इस व्यक्ति का नाम था तलाल अब्दो मेहदी, इसी के साथ मिलकर एक क्लिनिक खोला था। और मैं आपको ये भी बता दूं कि एक कानूनी तरीका था, क्योंकि विदेशी जो है वो वहां पर व्यवसाय नहीं चला सकते। लेकिन निमिषा प्रिया की ये जो चाहत है वो बहुत जल्द खतरनाक मोड़ लेती हुई नजर आई और उसके बाद कई सारे आरोप उन पर कैसे लगे ये भी मैं आपको बताऊंगी। देखिए, यमनी नागरिक जो है तलाल अब्दो मेहदी, उन्होंने निमिषा का शोषण करना इसके बाद शुरू कर दिया और सबसे बड़ी बात, उसका पासपोर्ट और वीजा तक रख लिया गया, क्लिनिक पर कब्जा कर लिया और वो क्लिनिक जो मिलकर खोला गया था उसकी महीने की कमाई तक निमिषा को देना बंद कर दिया। निमिषा बहुत परेशान हो गई। निमिषा के परिवार का इसी पर आरोप है कि मेहदी ने उसे बार बार शारीरिक यातनाएं दी, ड्रग्स के जरिए हमले हुए, पासपोर्ट जब्त करके यमन से भागने से रोका गया, यानी कि पासपोर्ट भी रख लिया, यातनाएं भी दी और उसे जाने भी नहीं देता था। अब यमन में ये वो वक्त आ गया था जब उनकी जिंदगी बहुत भयावह हो चुकी थी। इसी के बाद उन्होंने अपनी जिंदगी को अंधेरे से बचाने के लिए जो किया, उसकी सजा ही अब उन्हें मिल रही है। कैसे निमिषा को मौत की सजा हुई ये भी मैं आपको बताती हूँ। तलाल ने कथित तौर पर जाली दस्तावेजों के जरिए खुद को निमिषा का पति बताकर उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। उसने निमिषा का पासपोर्ट तक जब्त कर लिया, पैसे की उगाही की और बार बार धमकियां दी जाने लगी। इन तमाम परिस्थितियों से वो तंग आ गई और फिर साल 2017 में निमिषा प्रिया ने यमन से भागने की कोशिश की। इसके लिए उन्होंने तलाल को बेहोश करने की एक योजना बनाई ताकि अपना पासपोर्ट, वीजा वो वापस ले सकें। लेकिन कथित तौर पर दवा की ज्यादा डोज के कारण तलाल की मौत हो गई। अब इसी के बाद निमिषा को गिरफ्तार कर लिया गया, उन पर हत्या का आरोप लगाया गया और साल 2018 में यमन की एक अदालत ने उन्हें मौत की सजा सुना दी। निमिषा प्रिया, जो कि केरल के पलक्कड़ जिले की रहने वाली हैं, यहीं से वो ताल्लुक रखती हैं। अपनी नर्सिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद वो 2011 में यमन गई। उनके माता पिता ने देखी मजदूरी करके बड़ी मेहनत से अपनी बेटी को यमन भेजने के लायक बनाया। यहाँ उन्होंने नर्स का काम शुरू किया और उनके पति केरल में ही रहते हैं, उनका परिवार यहाँ है, उनकी एक बेटी भी है। लेकिन उनकी मौत की सजा कैसे यहाँ पर अब टाल दी जाए, उन्हें मौत की सजा ना हो, इसमें उनके परिवार के साथ साथ भारत सरकार का भी बहुत बड़ा रोल है। देखिए, लगातार कोशिश की जा रही है कि सजा को टाल दिया जाए, लेकिन इन सब के बीच में परिवार के साथ साथ या भारत सरकार के साथ साथ एक शख्स और जिनका जिक्र किया जा रहा है और वो इस वक्त सुर्खियों में है, उन्हीं की वजह से 16 जुलाई वाली जो मौत की सजा है वो टल गई और वो है भारत के ग्रैंड मुफ्ती। उनके बारे में मैं आपको बताती हूँ। भारत के ग्रैंड मुफ्ती शेख अबू बकर अहमद, 94 साल इनकी उम्र है, केरल के वो रहने वाले हैं और भारत और एशिया के प्रमुख सुन्नी धर्म गुरु माने जाते हैं। मुफ्ती का मतलब होता है, देखिए, इस्लामिक कानून के ज्ञाता। साल 2019-20 में वो तब सुर्खियों में आए थे, आपको याद होगा, जब उन्होंने महिलाओं से कहा था कि वो सीए के विरोध में घर से बाहर निकलकर प्रोटेस्ट ना करें। भारत के ग्रैंड मुफ्ती केरल के कोझिकोड में रहते हैं और निमिषा प्रिया मामले में उन्होंने हाल ही में कहा था, इस्लाम अलग कानून है, अगर हत्या के दोषी को मौत की सजा सुनाई जाती है तो उसके परिवार को पार्डन का अधिकार मिलता है। मैं उनके परिवार को नहीं जानता, लेकिन मैंने यमन के जिम्मेदार स्कॉलर को कांटेक्ट किया है, मैंने उन्हें पूरा मामला समझाया है, उन्हें बताया है कि इस्लाम में मानवता बेहद महत्वपूर्ण है। फिर भी आखिरी पल तक निमिषा की जान बचाने का रास्ता देखिए ब्लड मनी ही है। ऐसा इसीलिए क्योंकि इस्लाम शरिया कानून के अनुसार ब्लड मनी, जिसे दियाह भी कहा जाता है, एक ऐसा प्रावधान है जिसके जरिए किसी की भी जान बचाई जा सकती है। अगर तलाल अब्दो मेहदी का परिवार आर्थिक मुआवजा स्वीकार कर ले तो निमिषा को माफी मिल सकती है। निमिषा की जान बचाने का सबसे व्यवहारिक और कानूनी रास्ता यही ब्लड मनी है, लेकिन अब परिवार जो है वो मानने को तैयार नहीं है। इनफैक्ट मेहदी के जो भाई हैं वो तो ये कहते हैं कि जो लोग हमें इस तरह ब्लड मनी की बात करें वो जानते हैं कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, निमिषा को तो सजा होके ही रहेगी। लेकिन अब सवाल ये भी उठता है कि क्या सिर्फ ब्लड मनी या कोई और दूसरा रास्ता हो सकता है, इसके बारे में भी मैं आपको बताती हूँ।
देखिए, ब्लड मनी के बिना निमिषा प्रिया की जान बचाने की संभावना हालांकि बहुत कम है। वैसे ब्लड मनी के अलावा निमिषा प्रिया की जान कूटनीतिक प्रयासों से, राष्ट्रपति के क्षमादान से, कानूनी अपील करके या अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के दबाव से, मानवाधिकार का इस्तेमाल करके या मानवीय आधार पर माफी मांगकर बचाई जा सकती है। लेकिन कानूनी अपील और अंतर्राष्ट्रीय दबाव जैसे जो विकल्प हैं वो सैद्धांतिक रूप से तो संभव है, लेकिन यमन में जिस तरह के राजनीतिक हालात हैं, कानूनी व्यवस्था है, इन प्रयासों की सफलता बिल्कुल नामुमकिन सी दिखाई पड़ती है। निमिषा की मां प्रेम कुमारी और सामाजिक कार्यकर्ता सैमुअल जेरोम पीड़ित परिवार को ब्लड मनी स्वीकारने के लिए मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर ब्लड मनी नहीं ली गई तो बाकी विकल्प भी बंद हैं। कूटनीतिक रणनीति, भारत सरकार कूटनीतिक हस्तक्षेप करके निमिषा की जान बचा तो सकती है, लेकिन यमन में गृह युद्ध चल रहा है, आपको मालूम होना चाहिए। हुती विद्रोहियों का कंट्रोल वहां पर है, इसीलिए भारत के राजनयिक यमन के अधिकारियों से बात करें तो भी वो कुछ नहीं कर पाएंगे। ये बातचीत पहले तो संभव ही नहीं है, ऐसा माना जा रहा है। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट में भी मोदी सरकार अपनी तरफ से पक्ष रखते हुए कह चुकी है कि उन्होंने कूटनीतिक स्तर पर प्रयास किए, लेकिन यमन ने निमिषा की ये जो मौत की सजा है उसे अब नाक का सवाल एक तरह से बना लिया है। एक और विकल्प है, राष्ट्रपति से अगर क्षमादान मिल जाए। यमन के राष्ट्रपति रशद अल अलीमी क्षमादान देकर निमिषा की जान को बचा सकते हैं। उन्होंने ही जनवरी 2025 में निमिषा की ये जो मौत की सजा थी उन्हें मंजूर किया था, ये आपको याद रखना चाहिए। देखिए, शरिया में प्रावधान है कि राष्ट्रपति क्षमादान देकर जान बख्श सकते हैं, लेकिन मजबूत राजनयिक या मानवीय आधार क्षमादान की अपील के लिए जरूरी है। लेकिन राष्ट्रपति के क्षमादान देने के अभी तक कोई संकेत नहीं मिले हैं, इसीलिए यहाँ पर भी जो चुनौतियां हैं वो यहाँ पर बढ़ सकती हैं और वो मान जाएंगे, ऐसा बहुत कम संभव होता हुआ नजर आ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव जिसका मैंने जिक्र किया, देखिए निमिषा प्रिया जो है वो इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल और अन्य मानवाधिकार जो संगठन होते हैं वो निमिषा की जान बचाने की कोशिश में बिल्कुल जुटे हुए हैं, ये सच है। लेकिन यमन की वर्तमान राजनीतिक जो स्थिति है उसमें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से दबाव बनाने की कोशिश कामयाब होगी, ऐसा नहीं लगता है। इस घटना की वजह से एक बार फिर से दुनिया का ध्यान इस बात की ओर भी खिंच गया है कि कठोर और विवादित न्याय प्रणाली कैसी आखिर यमन की है। चूंकि जो मैंने तमाम आपको विकल्प बताए वो सोचने समझने में तो ठीक है, लेकिन क्या वो काम कर पाएंगे? ब्लड मनी के अलावा क्या कोई और ऐसा नियम हो सकता है जिससे निमिषा प्रिया की जान बच जाएगी? कह पाना बहुत मुश्किल इस वक्त लग रहा है। मैं यमन के बारे में आपको बता दूं, ये उन देशों में शामिल है जहां अभी भी मौत की सजा जो है वो कानूनी रूप से दी जाती है, और वो भी आप जानते हैं बेहद क्रूर तरीकों से। और ये इतनी आम है कि प्रति व्यक्ति के हिसाब से दुनिया के सबसे ज्यादा एग्जीक्यूशन वाले देशों में गिना जाता है। आइए अब मैं आपको बताती हूँ कि यमन में किस किस तरह सजाए मौत दी जाती है, यमन में मौत की सजा किन अपराधों पर दी जाती है। और यमन में सजाए मौत सिर्फ हत्या तक सीमित नहीं है, वहां का दंड संहिता कई तरह के अपराधों पर मृत्यु दंड की सजा दे देता है, जिनमें कई ऐसे भी हैं जो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों मानकों के खिलाफ माने जाते हैं। देखिए, यमन में सजा एक मौत के फरमान को सुबह और दोपहर के बीच के समय में अमल में लाया जाता है ताकि स्पष्ट रूप से गवाह मौजूद रह सके, लेकिन शुक्रवार को छोड़कर बाकी दिनों में इसे अमल में लाया जाता है। गोली से दिल पर वार यहाँ किया जाता है। ये यमन की क्रूर सजा, यमन की दंड संहिता में सजाए मौत के 4 तरीके बताए गए हैं। इसमें क्या क्या शामिल है? गोली मारना, फांसी देना, सिर कलम कर देना और पत्थर से मारना। हालांकि इनमें से सबसे ज्यादा इस्तेमाल गोली मारने वाला ही जो विकल्प है उससे किया जाता है। इस प्रक्रिया में कैदी को जमीन पर उल्टा लेटाया जाता है, उसके हाथ बांध दिए जाते हैं और एक डॉक्टर दिल का जो स्थान है उसे तय करता है। और आप देखिए, एक अकेला एग्जीक्यूशनर ऑटोमेटिक राइफल से दिल पर लगातार 5 गोलियां दाग देता है। इस प्रक्रिया में कैदी को आखिरी इच्छा पूछने या किसी विशेष भोजन की कोई अनुमति नहीं मिलती है। 2014 के बाद यमन के उत्तर और उत्तर पश्चिमी जो हिस्से हैं, खास तौर पर वहां हुती विद्रोहियों का कब्जा हो चुका है। इन इलाकों में मौत की सजा और ज्यादा तेजी से दी जा रही है। वहीं पर फांसी जो है वो कम मामलों में दी जाती है, लेकिन कानून संभव है। हालांकि यमन में सालों से फांसी की प्रक्रिया नहीं हुई है। सिर कलम करने जैसी क्रूर सजाएं ऐतिहासिक रूप से कुछ मामलों में जरूर दी गई हैं। आपको मैं बता दूं, पत्थर मारकर मारना भी बहुत दुर्लभ यहाँ पर माना जाता है। हालांकि अब देखिए, कोशिश की जा रही है, क्योंकि अगर आप ये सुन रहे हैं कि किस तरह से वहाँ मौत की सजा होती है तो आप सिहर जाएंगे, आप डर जाएंगे सुनकर कि वहाँ के प्रावधान क्या कुछ कहते हैं। लेकिन कोशिश जारी है, देखना होगा कि क्या ये कोशिश रंग लाती है या निमिषा को मौत की सजा का सामना अब करना ही होगा।